खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है धर्म कांटा। 1982 ईस्वी में यह फिल्म जब पहले पर्दे पर आई थी तो इसने धूम मचा दी थी। जिस जिस सिनेमा घरों में यह फिल्म लगी थी पहली बार, वहाँ तकरीबन हर जगह पर इसने सिल्वर जुबली मनाई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे सुल्तान अहमद। इस फिल्म की मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, जितेंद्र, राजेश खन्ना, वहीदा रहमान, रीना राय और सुलक्षणा पंडित ने। जबकि इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में थे प्रसिद्ध खलनायक आमजद खान, जिन्होंने इस फिल्म में बाप बेटे का डबल रोल किया था। और इनके अलावे इस फिल्म में सत्यन कप्पू, ओम प्रकाश, हिना कौसर जैसे कलाकारों ने भी अपनी कलाकारी से चार चांद लगा दिए थे। यह फिल्म अपने संवादों के लिए भी जानी जाती है। इसके कुछ प्रमुख संवाद को मैं आपके लिए दोहराता हूँ। किश्तियाँ सबकी किनारे पर पहुँच जाती है, जिसका ना खुदा नहीं उसका खुदा होता है। यह संसार है, यहाँ आने जाने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे ठाकुर, आने जाने का यह सिलसिला। यहाँ कोई आ चुका होता है तो कोई आने वाला होता है तो कोई जा रहा होता है, तुम भी एक दिन चले जाओ। संवाद के अलावे इस फिल्म के नृत्य और संगीत ने भी तब खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे नौशाद और इस फिल्म में स्वर दिया था आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और भूपेंद्र सिंह भी। मैं इस फिल्म के कुछ गाने को आपके लिए गुनगुनाता हूँ। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, जलवे फिर देख गोरी मेरी भी चाल के, जलवे फिर देख गोरी मेरी भी चाल के, चुंदरी बन जाए तेरी मेरे रूमाल की, चुंदरी बन जाए तेरी मेरी रूमाल की। तेरी मेरी है नजर कातिल की, तेरी मेरी है नजर कातिल की, खैर नहीं महफिल की, तू शराबी है तेरे हाथ में पैमाना है, मेरी आँखों में छलकता हुआ मैं खाना है, मैं तो साकी हूँ जो दीवाना बना देते हैं, जम खाली हो तो नजरों से पिला देते हैं, ये जवानी ये अदा आता है और नशा, जाम ये जिसने पिया मदोस हो वो गिरा, जरा निगाह उठा दीवाने आज निकल जाए तमन्ना दिल की, तेरी मेरी है नजर कातिल की, खैर नहीं महफिल की, उल्फत को जमाना क्या जाने, ओ उल्फत को जमाना क्या जाने, उल्फत को तो हमने थाम लिया कि तेरा नाम लिया, दिल थाम लिया, तेरा नाम लिया, दिल थाम लिया, तेरा नाम लिया, नाम लिया, नाम लिया,
तेरा नाम लिया, दिल थाम लिया, तेरा नाम लिया, मैंने छोड़ दी सबकी लाज, मैं ऐसी जोर से नाची आज, घुंघरू टूट गए कि घुंघरू टूट गए। अब आइए जानते हैं क्या है फिल्म धर्मकांटा की पूरी कहानी। फिल्म धर्मकांटा की शुरुआत दिन के सूर्योदय के वक्त घोड़े पर चढ़कर एक डकैत ठाकुर भवानी सिंह, जिसकी भूमिका राजकुमार ने निभाई है, के तेजी से आ रहे होने से होती है। यात्रा के क्रम में प्यास लगने के कारण जब वह रुककर पानी पी रहा होता है, तभी इसके गिरोह का चंदन सिंह, जिसकी भूमिका अमजद खान ने निभाई है, डकैतों के एक गिरोह के साथ इसके पास आकर इसे एक बारात के किशनगढ़ से निकलने की सूचना देता है। डकैत ठाकुर भवानी सिंह यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ता है कि फकीरा, जिसकी भूमिका सत्यन कपूर ने निभाई है, वह भी इसे बारात के चंदनगढ़ से निकलने की जानकारी देता है। ठाकुर भवानी सिंह उसे कुछ रुपये देते हुए फिर इसके रास्ते में नहीं आने की बात करता है। तब वह कहता है कि संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, एक दिन तुम भी चले जाओगे। और फिर वह यह कहकर ठाकुर भवानी सिंह का पैसा लौटा देता है कि वह डाकुओं से भीख नहीं लेता है। उसके ऐसा कहते ही भवानी सिंह के साथ चल रहा उसके गिरोह का नंबर 2 चंदन सिंह उसे गोली मार देता है। इसके बाद भवानी सिंह किशनगढ़ से आ रही बारात पर हमला कर देता है और वहाँ से लूटी सारी धन संपदा को अपनी आराध्य देवी माँ भवानी के चरणों पर लाकर डाल देता है। माँ भवानी को खून का तिलक लगाकर वह प्रार्थना करता है कि उसका सिर कभी भी माँ भवानी के अलावे और किसी के आगे झुकने नहीं पाए। तभी चंदन सिंह का बेटा ज्वाला सिंह, जिसकी भूमिका बड़ा होने पर अमजद खान ने ही निभाई है, गोली चलाते हुए वहां आ जाता है। इस पर चंदन सिंह उसे भवानी सिंह के ढाल के रूप में अगली कड़ी तैयार करने की बात करता है। तब भवानी सिंह चंदन सिंह को यह निर्देश देकर कि वह अपने गांव जा रहा है, ऐसे में उसकी अनुपस्थिति में वह पूरे डाकुओं के गैंग गिरोह को संभाल के रखी। गांव जाकर ठाकुर भवानी सिंह अपनी ठाकुराइन राधा सिंह, जिसकी भूमिका वहीदा रहमान ने निभाई है, उसे खूब प्यार करता है। इसके बाद वह पालने में झूल रही अपनी सबसे छोटी बेटी गंगा सिंह, जिसकी भूमिका हिना कौशल ने निभाई है, उसे लाड प्यार करने लगता है। तभी उसे घर के पास आकर रुकी एक कार से पुलिस के सायरन की आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके बाद वह घबराकर अपने मुंह को गमछे से बांधकर हाथ में रिवॉल्वर ले लेता है। इस पर भवानी सिंह की पत्नी राधा सिंह कहती है कि अपने बेटे से ही डर गए ठाकुर। अपना छोटा बेटा लक्ष्मण सिंह, जिसकी भूमिका जितेंद्र ने निभाई है, उसे पुलिस बनने का बड़ा शौक़ है, इसलिए वह हमेशा अपनी गाड़ी में पुलिस का हॉर्न बजाता है। साथ ही वह अपने बड़े बेटे लक्ष्मण, जिसकी भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई है, उसके भी उसके संग ही स्कूल से लौटने के बारे में बताती है। इस पर भवानी सिंह उस कार में आए तीसरे बच्चे की बात करता है। ठाकुराइन राधा सिंह उसे बताती है कि वह तीसरा बच्चा ठाकुर हरनाम सिंह, जिसकी भूमिका सत्यन कपूर ने निभाई है, उसका बेटा है। यह काफ़ी अमीर है, इसलिए स्कूल जाने और आने के वक्त वह अपनी कार में अपने बेटे राम और लक्ष्मण, जो उसका दोस्त है, उसे भी अपनी कार में बिठा लेता है और लिवा लाता है। ठाकुर हरनाम सिंह के अमीर होने की चर्चा से ठाकुर भवानी सिंह मन ही मन उसके अपहरण की योजना बनाने लगता है, लेकिन उसे अपने दिल में ही छुपा कर एक कीमती हार अपनी पत्नी ठाकुराइन राधा सिंह को पहनाने लगता है। इस पर ठाकुराइन राधा सिंह यह कहते हुए उस हार को पहनने से इनकार कर देती है कि बेशक यह हार कीमती है, लेकिन यह तुमने किसी सुहागिन के गले से जबरन उतरवा करके ही लाया होगा, इसलिए मैं किसी दूसरे के सुहाग की निशानी को अपने सुहाग की निशानी नहीं बना सकती। फिर वह ठाकुर भवानी सिंह को डकैती का धंधा छोड़कर शराफत की ज़िंदगी जीने की सलाह देती है। साथ ही वह इस बात की चेतावनी भी देती है कि जब उसके बच्चे बड़े होंगे और यह जानेंगे कि उसका पिता डकैत है तो उन पर क्या गुजरेगी। जब सारा समाज यह जानेगा कि वह डकैत है तो ये लोग हमें आज जिस आदर भाव के साथ गाँव में रहने दे रहे हैं, क्या वैसे ही आगे भी रहने देंगे। तब भवानी सिंह अपनी ताकत का घमंड करते हुए कहता है कि किसी की माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जो मेरे खिलाफ किसी प्रकार की कोई आवाज़ उठा सके। इसके बाद वो वापस अपने अड्डे पर चला जाता है। अड्डे पर पहुंचकर अगले ही दिन भवानी सिंह का गिरोह उसके बच्चे के साथ स्कूल आ रहे ठाकुर हरनाम सिंह के बेटे का अपहरण कर लेता है और ड्राइवर के हाथों एक चिट्ठी हरनाम सिंह के पास संदेशा भेजता है कि वह कल शाम तक 5 लाख रुपया उसे पहाड़ी के किनारे लाकर पहुंचा दे, नहीं तो
उसके बेटे का सूरज भी कल के सूरज डूबने के साथ ही अस्त हो जाएगा। जब बच्चों को गाड़ी पर लाने वाला ड्राइवर हरनाम सिंह को इस बात की जानकारी देता है तो पहले हरनाम सिंह अपने ड्राइवर को इस संदेह में कि वह उन डाकुओं से मिला हुआ है पिटाई करने लगता है। इस पर जब वह गिड़गिड़ाते हुए डाकुओं से मिला न होने की बात करता है तब हरनाम सिंह कहता है कि अब यहाँ यह बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे पुलिस के समक्ष यह कहना। यह सुनकर उसकी पत्नी, जिसकी भूमिका पूर्णिमा ने निभाई है, वह सामने आ जाती है और कहती है किसी भी हालत में वह पुलिस को सूचना देकर अपने लाल की ज़िंदगी को खतरे में न डालने देगी। वह हरनाम सिंह से डाकुओं को रुपया दे देने के लिए कहती है। इसके बाद हरनाम सिंह भी इसके लिए तैयार हो जाता है। उधर ठाकुर भवानी सिंह की पत्नी राधा सिंह को जब अपने बेटे राम लक्ष्मण से हरनाम सिंह के डाकुओं के पुत्र को डाकुओं के द्वारा अपहरण किए जाने की जानकारी मिलती है तब वह सीधे ठाकुर भवानी सिंह के अड्डे पर चली आती है। यहाँ वह भवानी सिंह से ठाकुर हरनाम सिंह के बेटे राजू को छोड़ देने की बात करती है। इस पर ठाकुर भवानी सिंह पूछता है कि उसके बदले में तुम यहाँ क्या लेकर आई हो। तब वह कहती है कि उसे यहाँ से ले जाने के बदले में वह एक बेबस माँ की आंसू लेकर आई है। तब भवानी सिंह कहता है कि डाकुओं के अड्डे पर किसी के आंसू या दूसरी भावनाएं नहीं पनपती हैं। यहाँ पैसे और सोने चांदी की खनक सुनाई पड़ती है और वही यहाँ मायने रखता है। इसके बाद जब ठाकुर भवानी सिंह चंदन सिंह को राजू को वापस अड्डे में ले जाने की बात करता है तब ठाकुराइन राधा सिंह बगल में खड़े एक डकैत का रिवॉल्वर लेकर अपनी कनपट्टी से सटाकर कहती है अगर किसी ने उसे राजू को यहाँ से ले जाने से रोका तो यह खुद अपनी कनपट्टी में गोली मारकर जान दे देगी। इस पर भवानी सिंह लाचार हो जाता है और ठाकुराइन राधा सिंह राजू को लेकर उसे उसके माता पिता को सौंपने जाने लगती है। रास्ते में अचानक भवानी सिंह एक घोड़ा पर सवार होकर तेजी से उसे दौड़ाते हुए ठाकुराइन राधा सिंह से झपट्टा मारकर राजू को छीनकर अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से निकल जाता है। अचानक हुई इस वारदात में ठाकुराइन राधा सिंह के हाथ से गिर जाती है जिसे चंदन सिंह उठा लेता है। दूसरी तरफ हरनाम सिंह 5 लाख रुपये से भरी अटैची लेकर भवानी सिंह के अड्डे पर आकर उसे आवाज़ लगाता है कि वह पैसे लेकर आ गया है। अब वह पैसे के बदले में उसे उसका बेटा सौंप दे। तब तक भवानी सिंह जो राजू को लेकर अड्डे पर लौट रहा होता है वहाँ एक ऊंचे स्थान पर आ जाता है। राजू वहाँ से माँ माँ कर चिल्लाता है और उसकी माँ उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी राजू घोड़े से गिरकर उस ऊंचाई वाले स्थान से नीचे आने के क्रम में काफ़ी घायल हो जाता है। हालांकि भवानी सिंह उसे बचाने के लिए खुद भी उस ऊंचाई वाले स्थान से कूद पड़ता है लेकिन राजू को बचाया नहीं जा सकता। तब राजू की मां भवानी सिंह के अड्डे में मौजूद मां भवानी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती है कि भवानी सिंह ने उसके बेटे को उससे छीन लिया है, ऐसे में इसे भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो। हालांकि भवानी सिंह इसके लिए काफ़ी ग्लानि प्रकट करता है कि वह राजू को बचा नहीं सका। इस पर हरनाम सिंह 5 लाख रुपया की जो उसने अटैची में भरकर उसे देने के लिए लाए थे सारे रुपये भवानी सिंह के ऊपर फेंक दिया और खाली हाथ वापस लौट गए। इस घटना के बाद भवानी सिंह काफ़ी विह्वल रहने लगता है। तभी एक दिन गांव में भयंकर आंधी और तूफान आता है। इसमें पेड़ों के गिरने से भवानी सिंह का मकान भी टूट फूट जाता है और बच्चे तूफान के साथ आए जल प्रवाह में बह जाते हैं। ठाकुराइन पागलों की तरह इन सबको ढूंढती हुई एक पुजारी के पास जाती है और उसे अपने बच्चों के पताओं को लेकर पूछती है। तब पुजारी कहता है कि उसने उसके बच्चों को नहीं देखा है। गांव में आए इस आपदाकारी तूफान में अपने बच्चों के बह जाने और घर के नष्ट भ्रष्ट हो जाने को लेकर भवानी सिंह ठाकुराइन राधा से मिलता है तो वह उसे उसके ताकत को लेकर चुनौती देते हुए पूछती है कब कहाँ गए तुम्हारी ताकत, जबकि हमारे सारे बच्चे इस विनाशकारी तूफान की भेंट चढ़ गए, पूरा का पूरा गाँव तबाह हो गया। ठाकुर हरनाम सिंह जब अपने बच्चा का अंतिम संस्कार कर रहा होता है तब वहीं गंगा के किनारे ठाकुर भवानी सिंह की बेटी गंगा बहते बहते पहुंच जाती है। बेटा राम उससे कुछ दूरी पर नदी के किनारे लगता है तो अपने परिजनों को ढूंढने लगता है, जबकि लक्ष्मण सबसे बिछुड़ने के बाद एक ट्रेन लुटेरे से खुद के अनाथ हो जाने के बाद एक ट्रेन में ठगी बंटवारी करने वाले बदमाश से मुलाकात होने पर उसके साथ ही रहने का गुहार लगाता है। गांव में अपने परिवार पर आई इस विपदा को ठाकुर भवानी सिंह मां भवानी का गुस्सा मानते हुए डाकू के जीवन को छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की सोचता है। अपनी इस सोच को जब वह अपने गिरोह के डाकुओं के बीच जाकर कहता है तो डाकू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते।
यहाँ तक कि उसका वफादार माने जाने वाला ठाकुर चंदन सिंह भी इस मामले में उससे अलग राय रखता है। इसके बावजूद जब भवानी सिंह सबसे विदा लेकर वहाँ पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण करने जा रहा होता है तो चंदन सिंह इस डर से कि भवानी सिंह जाकर वहाँ इस गुप्त अड्डे की जानकारी न दे दे उस पर गोली चला देता है। लेकिन भवानी सिंह किसी प्रकार से न सिर्फ इस गोली से बच जाता है बल्कि उसके बाद धुआंधार गोली चलाते हुए सभी डाकुओं को वहीं रुकने पर मजबूर कर अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इस पुलिस स्टेशन में भवानी सिंह को आया देखकर इंस्पेक्टर जब इसके बारे में जानना चाहता है तो वह बताता है कि एक अपराध में थाना से भागा हुआ अपराधी है जो इस समय शक्तिशाली भवानी सिंह गिरोह का सरदार है। उसका नाम सुनकर इंस्पेक्टर चौंक जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी कोई चाल लगती है। तब वह अपनी अंगूठी को काटकर उससे निकलने वाले खून का एक निशान लगाते हुए कहता है कि यह उसकी कोई चाल नहीं है। इस बीच वहां चंदन सिंह अपने गिरोह के साथ पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर से भवानी सिंह को डाकुओं के हवाले करने के लिए कहता है। ऐसा नहीं करने पर वह उसे थाने पर हमला बोल देता है। इस हमले से पुलिस इंस्पेक्टर घबराता है तो भवानी सिंह उसे इस हमले से बचा लेने की बात करता है। इसी क्रम में जब चंदन सिंह एक बार उस इंस्पेक्टर पर गोली चलाकर उसे मार देना चाहता है तब भवानी सिंह ने ही उसे बचा लिया। साथ ही उसने डकैतों के फेंके गोले को फटने से पूर्व उठा लिया और खुद को निशाना बनाकर गोली चलाने वाले चंदन सिंह को लक्ष्य कर फेंक दिया, जिससे चंदन सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर डाकू उसे लेकर अपने अड्डे पर चले गए। अपने डाकुओं के सहयोग से चंदन सिंह किसी प्रकार से वापस अपने अड्डे तक पहुंचा तो वहां चंदन का बेटा ज्वाला सिंह चंदन सिंह की यह हालत देख ठाकुर भवानी सिंह से प्रतिशोध लेने का वचन देता है। भवानी सिंह द्वारा आत्मसमर्पण होने के पश्चात उसका मुकदमा न्यायालय में चलता है और उसे हत्या लूट जैसे अपराध का दोषी माना जाता है। लेकिन उसके अचानक हृदय परिवर्तन होने और आत्मसमर्पण करने की घटना को देखते हुए अदालत द्वारा उसे मृत्युदंड की जगह आजीवन कैद की सजा सुनाई जाती है। जब पुलिस सजा भुगतने के लिए उसे अदालत से जेल ले जा रही होती है तब वह उसकी पत्नी ठाकुराइन राधा सिंह उसके पास आती है। ठाकुर भवानी सिंह उसे जेल जाने की बात कहता है और उससे अलग रहने की बात करता है तो ठाकुराइन कहती है, आप पहले ही हमसे दूर चले गए थे, लेकिन इस विचार परिवर्तन के बाद तो आप बिल्कुल मेरे नज़दीक आ गए हैं। अब आपके और मेरे बीच सिर्फ एक जेल की दीवार भर की दूरी रह गई है। तब भवानी सिंह पछतावे भरे स्वर में कहता है कि काश मेरे बच्चे भी मुझे अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए देख रहे होते। छोटा बेटा लक्ष्मण को बादशाह दादा नामक एक व्यक्ति पालता है जिसकी भूमिका मुकरी ने निभाई है। वह उसका नाम शिवा रखता है क्योंकि उसके हाथ में उसकी माँ ने शिव के टैटू को छपवाए थे। वहीं बड़ा भाई लक्ष्मण एक ट्रेन लुटेरे के यहाँ पलता है। वह ट्रेन लुटेरा भी उसे उसके हाथों पर शिव की टैटू छपे होने को देखकर उसका नाम शंकर रख देता है। शंकर अपने उस्ताद के साथ ट्रेन में पहले छोटी मोटी चोरी और ठगी का धंधा करते करते एक साथी चोर बन जाता है। इसी ट्रेन में खिलौना बेचने वाली एक लड़की बिजली, जिसकी भूमिका रीना राय ने निभाई है, शंकर से प्यार करती है। एक दिन जब शंकर अपने उस्ताद के साथ एक बारात की जेवर लूटने की योजना बना रहा होता है तभी खिलौना बेच रही बिजली उसके उस्ताद को धमकाकर ऐसे गलत धंधे नहीं करने की बात कहती है। इस पर जब वह छुरा निकालकर बिजली को डराना चाहता है तो बिजली उससे ऐसे कितने ही छुरे देखे होने की बात कहकर भगा देती है। तब वह भागकर अपने चेला शंकर के पास जाता है और उसे अटैची में बंद जेवरात की जानकारी देते हुए उसे उड़ाने के लिए कहता है। शंकर इसे अपने बाएं हाथ का खेल बताते हुए बिजली के पास आकर नाच गाकर लोगों का मनोरंजन करने लगता है। साथ ही जब नाच गाना पूरे शबाब पर होता है तब वह वहाँ पर एक विषैला सांप छोड़ देता है जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर वह जेवरात से भरी अटैची को लेकर अपने उस्ताद के साथ ट्रेन से नीचे छलांग मार देता है। इस पर उसका उस्ताद कहता है कि वह ऐसे चेला के मिलने से काफ़ी गौरवान्वित हो रहा है। तब शंकर भी उसे गुरु मानते हुए गौरवान्वित होने की बात करता है। इस बीच वहां पुलिस की एक टुकड़ी आ जाती है। पुलिस का जमादार इन दोनों को गिरफ्तार कर उसके द्वारा लूटे गए हीरे जवाहरात और जेवरों वाली पोटली को अपने कब्जे में कर लेता है। ऐसा कर वह वहाँ से जाना ही चाहता है कि तभी दूसरा पुलिस का दस्ता जो असली होता है वह सामने आ जाता है। शंकर और उसका उस्ताद इस पुलिस को कहता है आजकल पुलिस के 2 विभाग हो गए हैं, एक माल पकड़ एक अपराधी पकड़। एक माल पकड़ता है, दूसरा अपराधी को पकड़ता है। तब उसे पता चलता है कि पहले वाला पुलिस का दस्ता नकली था। शिवा का उस्ताद भगवान दादा शिवा की तरह शिष्य होने पर काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन शिवा कहता है कि उसे इस बात का जरा भी गौरव नहीं है
कि वह उसका उस्ताद है और उसने ये सब उसे सिखाया है। वह तो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके उस्ताद ने उसे चोर उचक्का बना दिया। बच्चों के खो जाने और पति के जेल जाने के बाद भवानी सिंह की पत्नी ठाकुराइन राधा सिंह अपने पिता, जो गांव का मुखिया है, उसके यहाँ रहने चली आई है। एक दिन ज्वाला सिंह ने लूटपाट के उद्देश्य से इस गांव पर आक्रमण किया। पहले उसने यहाँ छिपकर एक कारतूस बेचने वाले से कारतूस खरीदे और फिर उसे गांव में लगी एक पोस्टर की तरफ, जिसमें ज्वाला सिंह को पकड़ने पर 10,000 रुपये इनाम देने की बात लिखी हुई थी, उसके बारे में जानना चाहा। तब कारतूस के उस दलाल ने बताया कि यह सब इस गांव के मुखिया की तरफ से लगाया गया है। इसे सुनकर ज्वाला सिंह मुखिया के घर आता है और उसे प्रणाम करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है कि आपने मेरी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए पोस्टर छपवा कर बड़ा काम किया है, लेकिन उसने उसके मूल्य बहुत कम आंके हैं। तब मुखिया ने यह कहते हुए कि उसने इसके दाम और बढ़ा दिए हैं। यह पोस्टर जल्दी ही सभी जगह छपवा कर लगाया जाएगा ताकि पुलिस तुम्हें पकड़ ले और लोगों को तुम्हारे आतंक से निजात मिले। इस पर तंज कसते हुए ज्वाला सिंह कहता है कि आतंक से निजात मिले, और ऐसा कहकर वह एक गोली चलाकर मुखिया की हत्या कर देता है। तब गोली की आवाज़ सुन भवानी सिंह की पत्नी राधा सिंह बाहर आकर ज्वाला सिंह को भला बुरा कहने लगती है। तब ज्वाला सिंह अपने साथियों की तरफ मुखातिब होकर कहता है, करे यह तो अपने दुश्मन का ही घर निकला। इस पर राधा सिंह उसे कहती है, कब तो तुम्हारे कलेजे ठंडे हो गए होंगे। तब वह कहता है, कभी उसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, उसका कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब वह ठाकुर भवानी सिंह के खून की होली खेलेगा। साथ ही वह उसे भवानी सिंह के साथ अगली मुलाकात में यह कह देने के लिए कहता है कि बाहर ज्वाला सिंह उसकी मौत के रूप में मंडरा रही है। एक दिन शिवा अपने उस्ताद भगवान दादा के साथ ठाकुर हरनाम सिंह के यहाँ तब डाका डालने के लिए जाता है जब वहाँ उसकी बेटी गंगा, जो दरअसल भवानी सिंह की बेटी होती है, जो एक दिन आए भयानक तूफान में बहकर हरनाम सिंह को मिली थी। शिवा अपने इंस्पेक्टर बनकर बाहर रहता है और भगवान दादा को ज्वाला बनकर अंदर जाने के लिए कहता है। जब वह लोगों को ज्वाला सिंह होने का खौफ दिखाता है तो लोग कहते हैं कि ज्वाला सिंह तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, यह इतना छोटा कैसे हो गया। इस पर वह कहता है कि बड़े डाका के लिए बड़ा रूप और छोटे डाका के लिए छोटा रूप धरकर वह आता है। इस बीच ज्वाला सिंह वहाँ डाका डाल देता है। वह ठाकुर हरनाम सिंह से पार्टी चलने देने के लिए 1 लाख और लोगों की जान बख्शने के लिए 2 लाख रुपये मांगता है। साथ ही वह उसकी बेटी गंगा को भी अपने अड्डे पर ले जाने की बात करता है। तब हरनाम सिंह की पत्नी गंगा को अंदर जाने के लिए कहती है। गंगा के अंदर जाते ही कुछ डकैत उसे जबरन पकड़कर लाने के लिए चले जाते हैं। तब उसे देख शिवा वहाँ पहुँच जाता है और डकैतों को मारकर वहाँ से भगा देता है। इधर हरनाम सिंह से माल लेकर ज्वाला सिंह भी पुलिस के आ जाने की खबर सुनकर जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वह बाद में गंगा को ले जाने की बात करता है। हरनाम सिंह शिवा को इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि उसने उसकी बेटी की रक्षा की। इस पर शिवा कहता है कि अगर वह उसकी बहन होती तो क्या वह उसकी रक्षा नहीं करता। तब तक गंगा की नज़र उसके कटे हाथ पर पड़ती है और वह उसमें पट्टी लगाती है। इसके बाद शिवा कहता है कि अब तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तब ठाकुर हरनाम सिंह इंस्पेक्टर शिवा के थाना में पदस्थापित होने को लेकर जब सवाल करता है, तब शिवा यह जवाब देते हुए वो हर थाने में काम करता है और चालाकी से वहाँ से भाग जाता है। ट्रेन लूट कांड में शंकर और उसका उस्ताद दोनों की रिहाई के दिन बिजली गेट के द्वार पर आकर शंकर के निकलने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही शंकर निकलता है वह खुशी खुशी उससे मिलती है। साथ ही वह शंकर को यह भी बता देती है कि उसने जिस पुलिस ने पहले पकड़ा कर उसका माल झीट लिया था वह कोई पुलिस था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा ठग था जो शिवा के नाम से जाना जाता है। शिवा नाम सुनकर शंकर थोड़ा अचंभित होता है। एक दिन कुछ सेठ मुन्नी बाई की कोठी पर हो रहे मुजरा को सुनने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ चंदा मनोरंजन के लिए मुजरा करती है। तभी शिवा वहाँ आ जाता है और चंदा के साथ प्रेम भरी गीत गाने लगता है। उन दोनों को इस प्रकार नाचते देख वहाँ मौजूद सेठ इसे अपनी हेठी समझता है। उसमें से एक सेठ जो सबसे ज़्यादा मालदार है वह चंदा का हाथ थामने पहुँच जाता है। तब शिवा उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है, जिससे वह गिरकर चोटिल हो जाता है। उसके बाद एक एक कर सारे सेठ वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। तब मुन्नी बाई वापस शिवा के पास आकर उस पर अपने धंधे को चौपट करने का आरोप लगाती है। तब शिवा कहता है कि चंदा सिर्फ उसकी है और उसकी ही होकर रहेगी। इस पर मुन्नी बाई कहती है कि चंदा को हासिल करने के लिए उसके पास कलेजे और पॉकेट में पैसे दोनों होने चाहिए। इस पर शिवा नोटों की एक गड्डी फेंक कर मुन्नी बाई को देता है। मुन्नी बाई उसे उठाने का प्रयास करती है कि तब तक शंकर जाकर पैरों से नोट की उस गड्डी को दबा देता है। फिर उस नोट की गड्डी को वह अपने उस्ताद को देते हुए रख लेने के लिए कहता है और शिवा को चुनौती देते हुए कहता है कि
तुम वर्दी पहनकर ठगी का धंधा करते हो और वर्दी उतार कर यहाँ वेश्याओं की दलाली करते हो। इसे सुनकर शिवा क्रोधित हो जाता है। तब शंकर उसे एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वह गिरकर जमीन पर लेटते हुए कुछ दूर घिसटता हुआ चला जाता है। और फिर उठकर वह ऐसा ही दूसरा घूंसा शंकर को भी मारता है और शंकर की भी वही स्थिति होती है। तब शिवा शंकर से और शंकर शिवा से पूछता है कि कैसा लगा। फिर दोनों जमकर मारपीट करने लगते हैं। इस क्रम में मुन्नी बाई पुलिस बुला लेती है। इधर पुलिस से बचते हुए ये दोनों लड़ते लड़ते अपनी मां यानी भवानी सिंह की पत्नी ठकुराइन राधा सिंह के घर पहुंच जाता है, लेकिन दोनों में से कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। इस बीच जब पुलिस राधा सिंह से वहां दो बदमाश के आकर छिपने की बात करती है, तो राधा सिंह यहाँ किसी भी बदमाश के नहीं होने की बात कहकर दोनों पुलिस को वहाँ से भगाकर इन दोनों को बचा देती है। इस बीच शिवा वहाँ से भाग रहा होता है तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। तब राधा सिंह शंकर से पूछता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी तौर तरीके नहीं सिखाई। इस पर वह कहता है कि उसकी माँ है ही नहीं जो उसे कुछ सिखा सके। और इसके बाद फिर वह शिवा के पास आकर लड़ाई करने लगता है। तब पुलिस इन दोनों बदमाशों को पकड़ कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। जेल में जाने के बाद जब शिवा और शंकर को खाने के लिए रोटी सब्जी दिया जाता है, तो दोनों उस खाने को यह कहते हुए फेंक देते हैं, इतना घटिया खाना वे नहीं खाएंगे। भवानी सिंह उन दोनों के द्वारा रोटी फेंकने की घटना को देखकर वहां आ जाता है और रोटी का महत्व समझाते हुए दोनों से कहता है कि इस रोटी के लिए कितनों की जान ले ली जाती है और कितने की असमत लूट ली जाती है। इसलिए रोटी फेंक कर तुम लोग ऐसा न करो जिससे तुम्हारा तकदीर लिखने वाला तुमसे रूठ जाए। भवानी सिंह के ऐसा कहने के बाद शंकर और शिवा दोनों उस फेंकी गई रोटी को उठाकर खाने लगते हैं। इधर चंदा की तलाश में एक सेठ, जिसने पहले शिवा को पीटते हुए देखा था, चंदा सिर्फ मेरी है, वह मुन्नी बाई के कोठे पर आता है। पहले तो वह इस बात को लेकर इत्मीनान हो जाता है, कहीं वहाँ शिवा तो छिपा हुआ नहीं है। जब मुन्नी बाई उसे शिवा को जेल भेज देने की बात बताती है, तब वह मुन्नी बाई से उसे चंदा से मिला देने की बात करता है। तब मुन्नी बाई उसे पैसे लेकर उसे चंदा की कोठरी में भेज देती है। जब ये दोनों इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तब चंदा ने इसे सुन लिया और वह वहाँ से भाग गई। जब सेठ चंदा की कोठरी में गया तो चंदा को वहाँ नहीं पाया। वहाँ से वापस आकर उसने मुन्नी बाई को इस बात की जानकारी दी, तो मुन्नी बाई ने अपने बदमाशों को चंदा के पकड़ने के लिए भेज दिया। बदमाशों के डर से भाग रही चंदा की मुलाकात बिजली से होती है। बिजली उसे अपने साथ रहने और उसकी असमत लूटने से बचाने का भरोसा देती है। डरते हुए चंदा उसके पास रह जाती है। तभी उसका पीछा कर रहा बदमाश भी वहां आ जाता है। उन बदमाशों को देखकर बिजली एक पेट्रोल पंप पर, जहां शिवा का उस्ताद शिवा के जेल जाने की वजह से पेट्रोल डालने का काम करता है, आ जाती है और उससे पेट्रोल का पाइप लेकर बदमाशों के ऊपर पेट्रोल डालकर जला देना चाहती है। जैसे ही वह माचिस निकालकर आग जलाने वाले होती है, वैसे ही बदमाश वहाँ से भाग जाता है और नीचे पड़े पेट्रोल में आग लग जाती है। इसके बाद बिजली चंदा को अपने घर पर लाकर उसे बिना किसी डर के यहाँ रहने की बात करती है और बताती है कि यहाँ उसका राज चलता है, क्योंकि यहाँ जितने भी गुंडे हैं वह सब इसके इशारे पर काम करते हैं। उसकी बात मान चंदा वहीं रुक जाती है। शिवा और शंकर के बाद पुलिस ज्वाला सिंह को भी किसी मामले में गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। वह पूरी तरह से बेड़ी में जकड़ा हुआ है। भवानी सिंह उसे शंकर का बेटा जानकर हाल चाल पूछता है। इस पर वह भवानी सिंह का चरण स्पर्श करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भवानी सिंह को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के फिराक में रहता है। एक दिन काम के दौरान जैसे ही शिवा और शंकर को पत्थर उठाने वाला झजरा दिया जाता है, वे दोनों उसी से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। इसे देखकर भवानी सिंह उन दोनों को लड़ाई छोड़कर प्रेम से रहने की बात करता है। इसके बाद जब भवानी सिंह ज्वाला सिंह के पास जाता है, तब वह बेड़ी हथकड़ी में जकड़ा हुआ काम कर रहा होता है। हथकड़ी और बेड़ी की वजह से वह ढंग से पानी भी नहीं पी पाता है। उसका पानी का पात्र गिर जाता है, तो भवानी सिंह उस पात्र को उठाकर दोबारा अपने हाथों से उसे पानी पिलाता है। तभी वहाँ पुलिस सुपरिटेंडेंट जेल के निरीक्षण के लिए आता है और भवानी सिंह से सब कुछ ठीक होने को लेकर सवाल करता है। भवानी सिंह हर चीज़ को ठीक ठाक बताता है। साथ ही वह ज्वाला सिंह के बेड़ी और हथकड़ी खोलने की प्रार्थना जेल सुपरिटेंडेंट से करता है। जेल सुपरिटेंडेंट उसकी प्रार्थना को सुनकर ज्वाला सिंह के हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ी खुलवा देता है। हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ी खुल जाने के बाद अब ज्वाला सिंह भवानी सिंह से अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है। जब वो ऐसा सोच रहा होता है, तब भवानी सिंह उसका हाल चाल पूछने वहाँ आ जाता है। इस पर ज्वाला सिंह कहता है कि उसके हाथ की हथकड़ी और पैर की बेड़ी खुल जाने से शरीर को तो आराम हुआ है, लेकिन दिल का घाव अभी भी टीसता है। तब भवानी सिंह यह कहकर कि भले ही दिल का घाव भरने में कुछ समय लगता है, लेकिन भर जाता है। फिर वह कुछ रोटियां लेकर ज्वाला सिंह को खिलाने के लिए आ रहा होता है, जिसे देख ज्वाला सिंह एक प्रहरी का राइफल छीनकर उस राइफल से भवानी सिंह पर गोली चला देता है। गोली लगने से भवानी सिंह जख्मी होकर वहीं गिर पड़ता है।
इस बात को देख रहा शिवा और शंकर ज्वाला सिंह को पीटकर फिर उसे जेल की कोठरी के अंदर डाल देता है। जेल प्रबंधन जख्मी भवानी सिंह को इलाज कराने अस्पताल लाता है। भवानी सिंह की पत्नी ठकुराइन राधा सिंह भी वहां आ जाती है और डॉक्टर से अपने पति को बचाने का गुहार लगाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उससे खून की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसका खून किसी से मेल नहीं खा रहा होता है। तब जेल से शंकर और शिवा आकर उसे अपना खून देता है, जिससे भवानी सिंह की जान बच जाती है। खून देने के बाद जब पुलिस वाले शिवा और शंकर को जेल ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में गंगा सिंह शिवा को आते हुए देख लेती है और वह इसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसे देख शिवा पेशाब करने का बहाना बनाकर गंगा सिंह के पास चला आता है। गंगा सिंह उसे इंस्पेक्टर समझती थी, इसलिए कैदी के वेश में उसे देखकर वह सवाल पूछती है कि वह तो इंस्पेक्टर अपने आप को बता रहा था, फिर कैदी कैसे। तब शिवा बताता है कि यह गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले एक नाटक का हिस्सा है और ऐसा कहकर वह वहाँ से जल्दी से खिसक लेता है और पुलिस के साथ जेल के अंदर चला जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भवानी सिंह के अच्छे क्रियाकलाप को देखते हुए सरकार ने उसे जेल में रहने के दौरान उसके द्वारा अर्जित राशि और पुरस्कार देते हुए सरकार के निर्णय के तहत रिहा कर दिया, जिसमें उसे पुनर्वास के लिए रामगढ़ में 5 बीघा जमीन दी गई है। भवानी सिंह अपने साथी कैदियों से विदा लेकर वहां से निकलता है। वही इन सब बातों को सुनकर ज्वाला सिंह भवानी सिंह से बदला लेने के उद्देश्य से जेल तोड़कर भाग जाता है। इससे जेल प्रबंधन ने निर्णय लिया कि अब किसी भी कैदी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि 2 कैदियों को मिलाकर उसे एक हथकड़ी और चेन से बांध दिया जाएगा। इस बीच एक कैदी की हालत खराब होने के कारण वह गिर जाता है। तब सारे कैदी तब पुलिस का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। शिवा और शंकर इस मौके का फ़ायदा उठाकर जेल से भाग जाता है। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस दोनों का पीछा करती है। भागते भागते ये दोनों एक पहाड़ी से नीचे की एक तालाब में कूद जाता है। शिवा को तैरना नहीं आता है, तब शंकर उसे किसी तरह से डूबने से बचाकर किनारे पर लाकर उसकी जान बचाता है। ठीक इसी समय एक दूसरा घटना घटती है। एक सांप आकर शंकर को डस लेता है। तब शिवा उसके शरीर से मुंह से खून चूस कर सारे विष को उसके शरीर से बाहर कर उसकी जान बचा लेता है। फिर वह कहता है कि तुमने भले ही खुद गर्जी में मेरी जान बचाई, लेकिन मैं तो किसी का कोई कर्ज बाकी नहीं रखता हूँ। सांप से तुम्हारी प्राण रक्षा कर मैंने इसे उतार दिया है। इसके बाद दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। जेल से भागने के बाद शंकर और शिवा दोनों मिलकर पुलिस से छिपकर अपना काम करने की जुगाड़ में रहता है। इसी क्रम में उसकी भवानी सिंह की पत्नी और अपनी मां ठकुराइन राधा सिंह से मुलाकात हो जाती है, जो अपना सामान हाट से घर तक लाने के लिए एक मोटिया से बातचीत कर रही होती है। उसे देखकर शंकर और शिवा उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी पुलिस उन दोनों की तस्वीर लेकर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। तब राधा सिंह से 2 बदमाशों के इधर आने को लेकर सवाल करती है और इससे पहले कि राधा सिंह को वह फ़ोटो दिखा सके, शंकर बीच में ही उस फ़ोटो को पुलिस से लेकर कहता है कि इन लोगों ने उन 2 बदमाशों में एक को पूरब और दूसरे को पश्चिम जाते हुए देखा है। तब जमादार वहां से जाता है और अपने पुलिस को दोनों दिशाओं में भेजता है। पुलिस से निपटने के बाद शंकर और शिवा दोनों अपने पीठ पर बोरियां लादकर राधा सिंह के घर पहुंचा देता है और वापस लौटना चाहता है। तब उन दोनों को देखकर राधा सिंह पहचान लेती है कि एक बार यह दोनों लड़के लड़ते लड़ते उसके घर आए थे। उसे इस रूप में देख वह संतोष व्यक्त करती है कि अब इन लोगों ने आपस में लड़ना छोड़ दिया और मेहनत की कमाई खा रहे हैं। फिर वह दोनों को अंदर आकर कुछ खाने के लिए कहती है। शुरुआत में वो दोनों भवानी सिंह के डर से वह इन्हें पहचान न ले अंदर जाने से हिचकता है, लेकिन जब उसे पता चलता है भवानी सिंह घर में नहीं है तो वे घर के अंदर खाने के लिए चले जाते हैं। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आट होती है। तब राधा भवानी सिंह के आने की बात कहकर किवाड़ खोलने के लिए जाती है और भवानी सिंह के आगमन जानकर शंकर और शिवा खिड़की के सहारे भाग जाते हैं। ठकुराइन राधा सिंह जब किवाड़ खोलती है तब उसे वहाँ ठाकुर भवानी सिंह की जगह पर ज्वाला डकैत मिलता है। वह बात में भले ही ठकुराइन पाँव पड़े कहता है, लेकिन वह यह भी बता देता है कि वह ठाकुर भवानी सिंह की जान लेने के लिए यहाँ आया हुआ है। इस पर ठाकुर भवानी सिंह के यहाँ नहीं होने की बात बताती है तो फिर उसके सारे फसलों को ही वह बर्बाद कर देता है। यहाँ से जाने के वक्त वह ठकुराइन को यह धमकी देते हुए चला जाता है कि जब तक वह भवानी सिंह को मारकर अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले लेता है तब तक वह जब यहाँ फसल होगा तब तक आकर सारे फसलों को बर्बाद करके चला जाएगा। उसके जाते ही ठाकुर भवानी सिंह ट्रैक्टर पर वहाँ आ जाता है। अपने फसलों की यह बर्बादी देख वह राधा से ऐसे करने वाले का नाम पूछता है। तब राधा यह सोच कर कि अगर एक बार फिर से इसके मन में डाकू बनने की इच्छा जग गई तो फिर से वापस लाना संभव नहीं होगा। बड़ी मेहनत से एक बार उसने उसके अंदर इंसानियत जगाने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब दोबारा ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि वह ठाकुर भवानी सिंह के बार बार
पूछने पर भी ज्वाला सिंह का नाम नहीं बताती है। इस बीच मुन्नी बाई बिजली को पकड़कर अपने कोठे पर ले आती है और उसे चंदा का पता बताने के लिए कहती है। जब वह चंदा का पता नहीं बताती है तो मुन्नी बाई उसके ही पैरों में घुंघरू बांधकर उसे नचाने की बात करती है। तब तक चंदा वहाँ पहुँच जाती है और उसे बिजली को छोड़ देने के लिए कहती है। पहले तो मुन्नी बाई दोनों को अपने कब्जे में रखने की बात करती है, लेकिन जब सेठ उसे समझाता है कि पहले एक को तो रख लो, फिर दूसरी खुद ही कब्जे में आ जाएगी। इसके बाद बिजली को वह जाने देती है। वह सेठ से कहती है कि चंदा का आखिरी मुजरा रामगढ़ में ठाकुर हरनाम सिंह के यहाँ हो जाने दो, उसके बाद इसे हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मुन्नी बाई के कोठे से भागकर बिजली जब शंकर और शिवा से अपनी खोली में आकर मिलती है तो शंकर उसके घायल होने को लेकर सवाल करता है। इस पर वह कोठे पर हुई सारी घटनाओं की जानकारी उसे दे देती है। इस दौरान चंदा के नाम का जिक्र होते ही शिवा उत्तेजित हो जाता है और पूछता है कि चंदा इस समय कहाँ है। तब बिजली बताती है कि चंदा इस समय रामगढ़ में ठाकुर हरनाम सिंह के यहाँ मुजरा करने गई है। तब शंकर और शिवा दोनों चंदा को बचाने के लिए ठाकुर हरनाम सिंह के यहाँ पहुँचता है। यहाँ ठाकुर हरनाम सिंह की बेटी गंगा की बारात आई हुई है। यहाँ नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच वहाँ डकैत ज्वाला सिंह भी पहुँच जाता है और हरनाम सिंह से कहता है उसने इसे नहीं बुलाया तो वह खुद ही यहाँ पर चला आया। फिर वह नृत्य संगीत का आनंद लेता है और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है वह गंगा को जबरदस्ती अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। इस बीच ठाकुर हरनाम सिंह के द्वारा गंगा को बचाने का प्रयास करने पर वह उसे गोली मार देता है और वह जिससे हरनाम सिंह घायल हो जाता है। इस घटना के बाद वहाँ भगदड़ मच जाती है और वह सेठ चंदा को साथ ले जाने लगता है। तब शंकर और शिवा उसे मारकर चंदा को उसके चंगुल से मुक्त करा लेता है। तभी गंगा की माँ शंकर और शिवा को बताती है कि ज्वाला सिंह ने हरनाम सिंह को गोली मार दिया है और वह गंगा सिंह को जबरन घोड़े पर बिठाकर अपने अड्डे पर ले गया है। यह बात सुनकर शिवा शंकर से अपनी बहन को बचाने की बात करता है और वहाँ से ज्वाला सिंह के अड्डे पर चला आता है। शिवा और शंकर दोनों मिलकर गंगा को लेकर जा रहे ज्वाला सिंह के ग्रुप पर हमला कर देता है। तब शिवा अचानक हवा में छलांग लगाकर ज्वाला सिंह को घोड़े से गिरा देता है और फिर उसकी आंखों में बालू डालकर गंगा सिंह के साथ वहां से भागकर बीच में कहीं छिप जाता है। शंकर डाकुओं से ही राइफल छीनकर कवर फायर देते हुए गंगा और शिवा के पास पहुंच जाता है। तब ज्वाला सिंह इन सभी को मार देने की बात करता है। इस बीच शंकर गंगा को वहां से भागकर अपने घर चले जाने के लिए कहता है और घायल हुए शिवा को सांत्वना देने लगता है। तभी वह वहाँ पर एक हार को देखकर शिवा से पूछता है कि यह हार किसका है, तो वह इसे अपनी बहन के होने की बात बताता है। शंकर की बात मान गंगा जब अपने घर की तरफ भाग रही होती है तब डाकुओं की नज़र उस पर पड़ जाती है और कुछ डाकू उसका पीछा करने लगते हैं। किसी तरह वह पहाड़ी पर चढ़कर जब ऊपर आती है तो पाती है कि डाकुओं का गिरोह यहाँ भी पहुँच गया है। तब वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। उसकी यह पुकार खेत में काम कर रहे भवानी सिंह के कानों में पड़ती है और वह तुरंत अपना काम छोड़कर चंदा को बचाने के लिए आ जाता है। जब वह ट्रैक्टर से कुचलकर डाकुओं को मार देना चाहता है तो उसे पहचान कर सारे डाकू वहां से भागने लगता है। डाकुओं के भागने के बाद ठाकुर भवानी सिंह जब चंदा से उसके बारे में पूछता है तो चंदा उसे हरनाम सिंह की बेटी होने की बात बताती है। तब ठाकुर भवानी सिंह उसे लेकर उसकी हवेली में चला आता है। बेटी को आया देख हरनाम सिंह और उसकी पत्नी काफ़ी खुश होते हैं। तभी हरनाम सिंह की पत्नी की नज़र भवानी सिंह पर पड़ती है। वह उसे यह कहकर धिक्कारने लगती है कि एक बार उसने उसके बेटे को ले जाकर मार दिया और अब उसकी बेटी को उसके आदमी पकड़ कर ले गए थे। अगर वह इस घर को पूरी तरह से बर्बाद ही करना चाहता है तो पूरे घर में आग लगा दे। तब चंदा उसे बताती है कि उन्होंने ही मुझे डाकुओं से बचाया है। इसके बावजूद ठाकुर हरनाम सिंह की पत्नी भवानी सिंह को उसका श्राप भुगतने की बात करती है। तब भवानी सिंह कहता है कि वह डाकू भवानी सिंह अब मर चुका है। यह भवानी सिंह बदले हुए रूप में है। इसने 14 वर्षों तक जेल में सज़ा काटी है और कानून की नज़र में अब यह बेगुनाह है। लेकिन मैं अभी भी तेरा मुजरिम हूँ। मेरा मन कहता है कि मेरे बेटे और बेटी अभी जिंदा हैं, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगी तब तक वे मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे नहीं। ठाकुर हरनाम सिंह और बेटी गंगा के कहने पर ठाकुर हरनाम सिंह की पत्नी भवानी सिंह को माफ़ कर देती है। ठाकुर हरनाम सिंह की बेटी गंगा सिंह को बचाने में शिवा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। शंकर उसकी आंखें नहीं खोलने को लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है। इसी क्रम में जब वह उसके हाथों पर भगवान शंकर के टैटू को देखता है तो वह समझ जाता है कि शिवा उसका दोस्त ही नहीं बल्कि उसका भाई लक्ष्मण है। फिर वह भगवान शंकर से जाकर यह प्रार्थना करता है कि मेरी माँ कहती थी कि उसके हाथों पर यह शंकर का निशान छपा हुआ होता है, उसकी आप रक्षा करते हैं, फिर आप इसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप इसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो मैं सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा और आपको भी नहीं मानूंगा।
तब वह वहाँ से एक सांप निकलकर शिवा के पास आता है और शिवा के कारतूस के विष वाले खून को चूस कर निकाल देता है, जिससे शिवा की चेतना लौट आती है। तब शंकर भवानी सिंह को अपने ट्रैक्टर पर कुछ लाद कर ले जाते हुए देखता है। वह शिवा को उसके ही ट्रैक्टर में छुपा कर वहाँ से चला आता है। इस बीच शिवा और शंकर दोनों के उस्ताद खाने के जुगाड़ में वेश बदलकर साधु बन जाते हैं और ठकुराइन राधा सिंह से मिलकर कहते हैं कि इन लोगों ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है। इस पर ठकुराइन राधा सिंह उसे घर खिलाने के लिए बैठाती है। जब वह भोजन लाने के लिए जाती है तब वे दोनों वहाँ राम और लक्ष्मण की फ़ोटो को देखकर शिवा और शंकर के उस्ताद को थोड़ी शंका होती है। वह उस फोटो को दिखाकर ठकुराइन राधा सिंह से पूछता है कि यह कौन है। तब वो उसे अपना बेटा राम और लक्ष्मण बताती है और कहती है कि 20 वर्ष पहले ही वह तूफान में न जाने कहाँ चला गया, पता नहीं कि वह जिंदा भी है या नहीं। इस पर वे दोनों उसके जिंदा होने की बात बताते हैं। ठाकुर भवानी सिंह उस ट्रैक्टर को वहाँ लगाता है। तब राधा सिंह उस ट्रैक्टर के सामान को जब उतार रही होती है तब दोनों साधु वहाँ शिवा के होने की बात करते हैं। जब भवानी सिंह, राधा सिंह और दोनों साधु वेशधारी उस्ताद वहाँ पहुँचता है तो शिवा की चिंताजनक हालत देख परेशान हो जाता है। भवानी सिंह डॉक्टर को बुलाने जाता है। तभी राधा सिंह को ज्वाला सिंह के गिरोह के वहाँ आने की आट होती है। तब ठकुराइन राधा सिंह उसे पुआल के नीचे छुपा देती है। तब तक ज्वाला सिंह भी उसके पास आ जाता है और हमेशा की तरह उसके पाँव पड़ने की बात करने के बाद उसे 3 बात बताने के लिए कहता है। एक, गंगा कहाँ है, दूसरा शिवा कहाँ है और तीसरा भवानी सिंह कहाँ है। इस पर ठकुराइन राधा सिंह को चुप देख वह कहता है कि ठकुराइन होने के नाते तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, या मुझे मालूम है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल ही गया। यह कहता है वह पुआल में एक जगह खुदबुदाहट होते देखकर वहाँ जाकर पुआल हटाता है तो उसके नीचे से शिवा का उस्ताद निकलता है। फिर वह वहाँ से वापस लौटता है और अपने गिरोह के डकैत को कहता है कि राधा सिंह को यहाँ से लेकर चलो, तो फिर सभी एक एक कर खुद ही वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद ज्वाला सिंह पुआल में आग लगा राधा को अपने गिरोह के साथ लेकर वापस अपने अड्डे पर चला जाता है। पहले से ज्वाला सिंह के अड्डे पर मौजूद शंकर ठकुराइन राधा सिंह को जब ज्वाला सिंह के साथ अड्डे पर आया देखता है तो वह इसे चाची कहकर संबोधित करता है। इस पर वह बताती है कि उसकी चाची नहीं बल्कि अपनी सगी माँ है और वह उसका खोया हुआ बेटा राम है। दूसरी तरफ जब ठाकुर भवानी सिंह डॉक्टर को लेकर अपने घर आता है तो वहाँ चारों तरफ आग लगी देखता है। इस पर शिवा के उस्ताद शिवा के आग में फंसने की बात करता है तो भवानी सिंह आग के बीच से शिवा को निकालने चला जाता है। अचेता अवस्था में रहने के कारण शिवा को ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद वह शिवा को आग से निकालने में सफल हो जाता है। डॉक्टर उसकी चिकित्सा करते हैं। इस बीच जब शिवा यह सुनता है कि राधा उसकी माँ है और उसे ज्वाला सिंह ले गया है तो वह उसके अड्डे पर जाकर माँ को छुड़ाने के लिए जाने की बात करता है, लेकिन भवानी सिंह उसे इस हालत में वहाँ से जाने से रोक देता है। शिवा के पास एक लॉकेट होता है जिसे लेकर जब भवानी सिंह सवाल करता है तो वह अपने मुँह बोली बहन का लॉकेट होने की बात करता है। इस पर भवानी सिंह कहता है कि वह तुम्हारी मुँह बोली बहन नहीं, अपनी सगी बहन है। शंकर तुम्हारा बड़ा भाई है और ठकुराइन राधा सिंह तुम्हारी चाची नहीं बल्कि अपनी माँ है। इसके बाद भवानी सिंह यह सोचकर कि कहीं ज्वाला सिंह गंगा की तलाश में ठाकुर हरनाम सिंह के घर पर फिर से न आ धमके, वह इस लॉकेट को लेकर हरनाम सिंह की हवेली पर आता है और उन लोगों को बताता है गंगा उसकी बेटी है। साथ ही वह प्रमाण के तौर पर उसे लॉकेट को दिखाता है। ठाकुर हरनाम सिंह की पत्नी से माँ भवानी की कसम खाने के लिए कहता है कि उसने गंगा को जन्म दिया हो। इस पर हरनाम सिंह की पत्नी उसे पूरी कहानी बता देती है। गंगा किस प्रकार से 20 वर्ष पहले उसे गंगा नदी में बहते हुए मिली थी। तब वो गंगा को अपने पास ही रखने देने के लिए उससे प्रार्थना करती है। इस पर भवानी सिंह कहता है कि गंगा को तुम लोगों ने पाला पोसा है, गंगा अभी भी तुम्हारी बेटी है और आगे भी तुम्हारी ही बेटी रहेगी। तब तक एक सेविका गंगा सिंह की एक चिट्ठी लेकर ठकुराइन को देती है। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि उसने सारी बातें सुन ली है और वह अपनी माँ और भाई को बचाने के लिए खुद को ज्वाला सिंह के अड्डे पर ले जा रही है, ताकि अगर एक जान जाने से इतने लोगों की जान बच जाती है तो वह इसे अपना सौभाग्य मानेगी। यहाँ ज्वाला सिंह के अड्डे पर ठकुराइन राधा सिंह और शंकर पहले ही से मौजूद था। तभी मुन्नी बाई चंदा और बिजली का सौदा करने को लेकर उसे लेकर ज्वाला सिंह के पास आ जाती है। यहाँ वह देखती है किस प्रकार से ज्वाला सिंह ठकुराइन राधा सिंह और उसके मंगेतर शंकर को प्रताड़ित कर रहा है। इन दोनों को देखकर ज्वाला सिंह चंदा से नाचने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है कि भले ही उसकी जान ले ले लेकिन वह नाचेगी नहीं। इस पर बिजली नाचने की बात कहती है। हालांकि शंकर उसे नाचने से मना करता है, लेकिन फिर भी वह नाचती है और गीत के माध्यम से ज्वाला सिंह को चेतावनी भी देती जाती है। इस बीच वहाँ शिवा पहुँच जाता है और गोली चलाकर कुछ डाकुओं को मारने के साथ ही शंकर और ठकुराइन राधा सिंह के हाथों के बंधन को खोल देता है।
फिर वह बिजली को चंदा और ठकुराइन को लेकर वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। कुछ डकैत उसका पीछा करता है, लेकिन बिजली सबको मार मार कर ठिकाने लगा देती है। इस बीच शंकर और शिवा के द्वारा भारी गोलीबारी करने से ज्वाला सिंह का गिरोह तितर बितर हो जाता है, लेकिन ज्वाला सिंह गंगा सिंह को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। वो उसे एक पहाड़ी वाले सुनसान घर में ले जाता है, उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। राधा सिंह उसे इस घर में घुसते हुए देख लेता है और वह वहाँ पहुँचकर उसका प्रतिकार करती है। तभी वहाँ पर ठाकुर भवानी सिंह भी आ जाता है। इस पर ठकुराइन राधा सिंह उसे एक राइफल देते हुए ज्वाला सिंह को मार देने की बात करती है, तो भवानी सिंह ज्वाला सिंह को उस राइफल से मार देता है। इस बीच पुलिस भी ज्वाला सिंह को हवाई सर्वेक्षण कर तलाश कर रही होती है, और जब उसे पता चलता है कि ज्वाला सिंह मारा गया तो पुलिस उसकी लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद ठाकुर भवानी सिंह शिवा और शंकर को आईजी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहता है कि ये दोनों जेल से भागे हुए हमारे बेटे, और आज मैं इसे फिर से कानून के हवाले करता हूँ। तब आईजी बताता है कि इसके अच्छे कारनामे को देखते हुए इसकी सजा मुक्ति का प्रयास करेंगे। ज्वाला सिंह के ऊपर जो इनाम था वह भी इन्हें ही दिया जाएगा। इस पर भवानी सिंह कहता है कि न्याय की तराजू भी इसे तोलेगी, और धर्म कांटा जो लोगों के पाप पुण्य का बराबर का हिसाब करता है। इसके साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।